गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग जय हिंद। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। जय हिंद सर। जय हिंद बच्चे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। इवनिंग सर। जय हिंद बेटा। हेलो बच्चे। हाँ भाई, तो हम लोग लिमिट एज सम पे थे। इट इज कॉल्ड लिमिट एज सम। ठीक है, इसे न्यूटन लेमनीज थ्योरम भी बोला गया, क्योंकि न्यूटन ने ये जो कन्वर्जन किया उसके बाद जो वो केस बना रहा है, उस केस में कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन का भी यूज हो सकता है। मतलब हो सकता है उसमें प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन से सॉल्व हो जाए। एक बार इंटीग्रेशन को जैसे हमने ये सॉल्व कर लिया था, इसके बाद ये जो हम कर रहे हैं ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन जो है वो लेमनीज ने दिया था, इसलिए उसे न्यूटन लेमनीज थ्योरम बोला गया, इसे जो हम बोलते हैं। ठीक है, या हम कहते हैं लिमिट एज सम। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय लिमिट एज सम। और लेमनीज थ्योरम, जो प्योर लेमनीज थ्योरम जो हम बोलते हैं, वो उसके लिए बोलते हैं किससे? डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव को। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो ये एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ था, मेरे ख्याल से बनाया हो किसी ने। यस सर, बन गया। बन गया था, बढ़िया। करना क्या है? सबसे पहले इसमें लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी जो वेरी कर रहा है, ध्यान रखना 16/3 आ रहा है। ठीक है गुंजन, देखते हैं बेटा। जो वेरी कर रहा है उसे आर मानो। तो मैंने इसे 1/n√n, ये तो कांस्टेंट की तरह काम करेगा, इसे बाहर लिख लिया। और ये वेरी कर रहा था, इसे लिख दिया सिग्मा √r, √1, √2, √3। और r की वैल्यू कहां से कहां तक होगी ये ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढेंगे? तो भाई ये √1 प्लस √2 √3, ये जो टर्म चल रही है इनका जो डिजाइन है वो देखें। ठीक है, इनका पैटर्न समझें कि पूरी वैल्यू रूट के अंदर है, तो ये 2√n तक जा रहा है, तो 2 बाहर नहीं होना चाहिए, पूरा रूट के अंदर। तो रूट के अंदर अगर हम लेंगे तो ये बनेगा √4 है। तो r की जो वैल्यू है वो 1 से लेके √4n, मतलब 1 से लेके 4n तक जा रही है। यहां तक आ गया? ठीक है, नारायण बोल रहा है 3/2 आ रहा है। ठीक है, जिसका जो भी आ रहा हो अभी देख लेते हैं किसने क्या किया। अब यहां पर क्योंकि r/n होना चाहिए, तो रूट के अंदर अगर आ रहे तो √r/√n होना चाहिए। तो आप चाहो तो इसको इधर दे दो, या √n का डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, इट इज 1/n सिग्मा r इक्वल टू 1 to 4n √r/n। क्योंकि जैसे ही √r/n बन जाता है, अब हम कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट क्या करेंगे? जहां सिग्मा की जगह क्या आएगा? डेफिनेट इंटीग्रेशन का साइन। इट इज कंटिन्यूअस सम, दिस इज आल्सो कंटिन्यूअस सम। 1/n h को डिफाइन करता था, और h जो है वो dx को डिफाइन करता है, विड्थ होती है। हमेशा 1/n चाहिए। उसके बाद रूट लगाए, r/n को x लिखा जाता है, जिससे कि फंक्शन आ जाता है। अब बारी आती है लिमिट की। तो लिमिट कैसे निकालेंगे? तो हम कहेंगे r/n को x बोला है, तो लिमिट भी r/n की आएगी, x की लिमिट के लिए। r कहां से कहां तक है? 1 से 4n। तो r/n कहां से कहां तक हो गया? 1/n to 4। और n कहां जा रहा है बच्चों? इंफिनिटी पे। जब n इंफिनिटी पे जा रहा होगा तो इसी को हमने क्या बोल दिया? x। तो n इंफिनिटी 1/∞ 0, 0 to 4। तो x की लिमिट आ रही है 0 से 4। नाउ इंटीग्रेट एंड एंजॉय। x की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन, x की पावर 3/2/3/2, 0 to 4। सो 2/3, x की पावर 3/2, 0 to 4। सो 2/3, एक बार 4 रखेंगे तो 4√4 आ जाएगा, और 0 पे 0। 4√4 मतलब 8। सो इट इज 16/3 आ रहा है भाई, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है गुंजन, ठीक है हार्दिक, पीयूष। और देखेंगे भाई क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और करेंगे इसके। सर ये सेकंड से थर्ड स्टेप सर एक बार बता। सेकंड से थर्ड स्टेप बेटा, जहां सिग्मा होता है, सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन आ जाता है। 1/n हमेशा होना चाहिए, 1/n dx बनता है। क्योंकि हमने जो डेरिवेशन देखा था, अगर तूने उसे रिवाइज करा होगा, तो 1/n h था। h जो है विड्थ होती है, और dx भी बहुत छोटा सा पार्ट होता है yes, x एक्सिस पे। तो 1/n की जगह dx आ गया।
सिग्मा की जगह इंटीग्रेशन साइन आ गया, फंक्शन चाहिए तो r बाय एन हमेशा x बनता है, तो yes, r बाय एन की जगह x आ गया तो रूट x। अब x की लिमिट चाहिए, तो x की लिमिट r से निकलेगी क्योंकि r वेरी कर रहा है, यहां पे x वेरी कर रहा है, तो r की वैल्यू 1 से 4n थी, r बाय एन हो जाएगा 1 बाय एन से 4, और n अगर इंफिनिटी रख देंगे तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा, तो r बाय एन की लिमिट आएगी 0 से 4, और r बाय एन को x का है तो x की लिमिट है 0 से 4, देन इंटीग्रेट एंड एंजॉय। okay sir, ठीक है, तो ये हम कर चुके थे, हम लोग और आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखो। हाँ बेटा, सर आपने एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था यही तो दिया था। सर सर, उससे आपने पहले सेटिंग वाला चेंज कराया था ना क्वेश्चन। अच्छा ओके ओके, एक मिनट, अरे ये हैंग हो जाता है, नॉट रिस्पॉन्डिंग था, एक मिनट रुकते हैं। सर आज पीवाई क्विज होंगे या फिर नया चैप्टर शुरू होगा? आज से तो नहीं हो सकता नया चैप्टर शुरू, आज आखिरी मान ले इसे, नेक्स्ट लेक्चर अगले लेक्चर से कर पाएंगे, ठीक है सर। है ना। एक अपन ने ये ठीक किया था क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं, और एक कौन सा था, ये था, है ना। हाँ 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 ठीक है, तो मैं इसको इसके साथ ही ले लेता हूं, जिससे दोनों एक साथ बता दूंगा। हाँ भाई, तो ये क्वेश्चन था, तो इसे अलग अलग कर लिया। अरे यार, हाँ भाई, इसको सेपरेट कर लो, तो 0 से 2n पाई। वैसे सेपरेट करने से पहले हम ये भी बोल सकते हैं कि जो दोनों लिखे हुए हैं, दोनों की जो पीरियड होगा वो 2 पाई तो होगा ही होगा, ठीक है। तो या सेपरेट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, बॉक्स ऑफ साइन x dx और माइनस ये है। अब देखो मॉड ऑफ साइन x का पीरियड जो होता है वो होता है पाई, तो 2n का मल्टीप्लाई हो गया 0 से पाई, मॉड ऑफ 1/2 बाहर लिख दो, मॉड ऑफ साइन x dx, और हमें पता है 0 से पाई तक की इसकी वैल्यू कितनी होती है 2। हाँ, 0 से पाई, दिस इज 2, 1 and 1, सो दिस इज 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो ये -2n है। अब बच गया ये, तो इसका पीरियड 2 पाई है तो n इंटू में आ जाएगा। अब 0 से पाई के बीच में तोड़ो, 0 से पाई/2, क्योंकि 0 से 2 पाई के बीच में इसका पीरियड है 0 से 2 पाई, सॉरी 2 पाई। अब 0 से 2 पाई के बीच में ये कितनी इंटीजर वैल्यू लेगा, 0 और 2 पाई भूल जाओ, 0 और 2 पाई भूल जाते हैं क्योंकि दोनों ओपन में, पाई/2 पे 1 होगा, फिर पाई पे 0 होगा, फिर 3 पाई/2 पे -1 होगा, तो तोड़ना पड़ेगा। इंटीजर पे डिसकंटिन्यूअस होता है, तो 0, वैसे मैं डायरेक्ट भी बता सकता हूं लेकिन थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, आप डायरेक्ट भी आंसर बोल सकते हैं। 0 से पाई/2, फिर पाई/2 से पाई, देन पाई से 3 पाई/2 एंड 3 पाई/2 से 2 पाई एंड -2n, ठीक है। नाउ व्हाट, 0 से पाई/2 के बीच में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव फ्रैक्शन, 0 पे साइन x 0 होगा, पाई/2 पे 1 होगा, मतलब वैल्यू 0 से 1 के बीच में, तो उसका बॉक्स 0। सेम टू सेम पाई/2 पे 1 होगा और पाई पे 0 होगा, फिर से 0 से 1 के बीच में होगी वैल्यू, तो उसका बॉक्स भी 0। पाई पे ये 0 होगा और 3 पाई/2 पे -1 होगा, तो -1 से 0 के बीच का बॉक्स -1 होगा, तो -1 dx, एंड 3 पाई/2 पे -1 होगा साइन, और 2 पाई पे फिर 0 होगा, तो 0 से -1 अगेन -1 dx। तो बस सब सॉल्व करना है, ये 0 0 हो गया, n का मल्टीप्लाई है बाहर, तो n इंटू इसका हो जाएगा -x, इसका भी माइनस, तो -n बाहर ले लेते हैं, ये हुआ x पाई से 3 पाई/2 और प्लस x 3 पाई/2 से 2 पाई एंड -2n, so -n, this is 3 पाई/2 minus pi is pi/2 and 2 pi minus 3 pi/2 again pi/2 -2n, so this is pi, तो -n pi -2n, so -n times of pi plus 2, ये आंसर है। देख लें, लिखना चाहें लिख लें।
सर आप कह रहे थे ना कि इस क्वेश्चन का जो बॉक्स वाला पार्ट है उसको डायरेक्टली भी देख सकते हैं, वो कैसे आप कह रहे थे? डायरेक्ट मैं ऐसा बोल सकता हूं, देखो मैं 4 पार्ट में डिवाइड नहीं करता, सुनना, मैं कहता 0 से पाए, 0 से पाए के बीच में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है, और पॉजिटिव फ्रैक्शन ही होगा, केवल एक पॉइंट पे 1 होगा, तो उस पॉइंट पे हम एरिया तो निकाल नहीं पाएंगे, और उस किसी पॉइंट का क्या एरिया, कोई एरिया नहीं है, क्योंकि उसकी विड्थ तो पता ही नहीं है, निग्लेजिबल है विड्थ। तो हम कहेंगे ऐसे में 0 से पाए तक की वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, और पाए से 2 पाए तक साइन की वैल्यू हमेशा नेगेटिव फ्रैक्शन होगी या -1 होगी, तो उसका बॉक्स क्या होगा, -1 ही होगा। तो इस पूरे में केवल हम पाए से 2 पाए के बीच में अगर केवल डायरेक्ट -1 बोल देते तो भी आंसर माइनस पाए आ जाता, इस पूरे का डायरेक्ट माइनस पाए आ जाता, तो n इंटू माइनस पाए इज -n पाए, उससे आंसर ला सकते हैं डायरेक्ट। समझ आया? यस। सेकंड स्टेप में लिमिट को चेंज कैसे किया, ये मैंने प्रॉपर्टी नंबर 7 लगाया कि अगर फंक्शन पीरियोडिक होता है तो इसका पीरियड 2 पाए था, तो n का मल्टीप्लाई 0 से 2 पाए, और इसका पीरियड पाए था तो 2n का मल्टीप्लाई 0 से पाए। ठीक है अपनी, ये हमने प्रॉपर्टी नंबर 7 पढ़ी थी बेटा, पीरियोडिक की प्रॉपर्टी, उसका क्वेश्चन है ये। 0 से nt तो n इंटू 0 से t हो जाता था अगर पीरियड t है तो। ओके देन एक ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये एडवांस का प्रॉब्लम है पुराना, इसलिए लिया था। बोला गया था क्वेश्चन में कि 0 टू n पाई प्लस v मॉड ऑफ cos x dx, और v की वैल्यू π/2 से पाए है। तो हमने इसे 2 पार्ट में लिखा, 0 से v और v से v प्लस nt। अब हमने प्रॉपर्टी नंबर 7 पढ़ी थी कि अगर a टू a प्लस nt लिखा हो fx dx, तो हम इसे 0 टू nt fx dx बोल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां पर a की जगह v टू v था तो v टू v हटा दिया, 0 टू nt ऐसे लिख दिया। और अब इसे देखना पड़ेगा, इसको मैं बाद में बताऊंगा। अब इसका पीरियड पाई होता है तो n इंटू में आ जाएगा प्रॉपर्टी नंबर 7 से, और 0 से पाई के बीच में फिर तुम्हें पता है 0 से पाई के बीच में cos ऐसा चल रहा होगा। वैसे हमें प्रॉपर्टी नंबर 3 लगानी चाहिए, π/2 पे cos 0 हो रहा है तो 2 पाई में टूटना चाहिए, 0 से π/2, π/2 से पाई। लेकिन हमें अगर आंसर पहले से ही याद है, ये 1 होता है, ये 1 होता है, तो इसकी वैल्यू 2 आएगी, तो ये 2 होगा तो ये 2n होगा। ठीक है, अब ये बचा, इसमें क्या करें कोई बताएगा? v की वैल्यू π/2 से पाई दी है सर, पहले 0 से π/2 ब्रेक कर लेंगे। बिल्कुल, क्योंकि इसने बोला है कि v जो है π/2 से बड़ा है, इसका मतलब 0 से v के बीच में कहीं ना कहीं π/2 आ रहा है। मान लो ये कहे v की वैल्यू π/2 से बड़ी है, मान लो ये 120 डिग्री है, तो 90 से बड़ा हो गया ना, और 90 पे cos क्या होता है, 0 होता है, तो 0 टू π/2 तोड़ना पड़ेगा, और π/2 से ये v तक जाएगा। अब 0 से π/2 पर cos पॉजिटिव, और π/2 से पाई के बीच में जो भी आ रहा होगा उस पर cos नेगेटिव होगा। फिर इसकी वैल्यू पता है 0 से π/2, आप sin x लिख लो, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा लो, 1 आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है 0 से π/2 के बीच में cos की वैल्यू 1 होती है। और इसमें ये sin x π/2 और v, सो 1 माइनस साइन v और माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2n, तो फाइनल आंसर जो आएगा दैट इज 2n प्लस 2 माइनस साइन v। मेरे ख्याल सबको समझ में आया हो, इसमें केवल ये ब्रेक जो हमने किया है यही काम का है, तो लिखना चाहें लिख लें, इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन आपको एडवांस की जब कभी एडवांस के क्वेश्चन पेपर चालू होंगे, आपको इस तरह के क्वेश्चन दिखाई दे सकते हैं। सर ये कॉस का एरिया कैंसिल नहीं हो जाएगा? कॉस का एरिया कैंसिल कैसे हो जाएगा? सर जैसे सर 0 से π/2 सर वो पॉजिटिव होता है, π/2 से पाई नेगेटिव होता है। निगेटिव होता है लेकिन मोड लगाए ना, अरे यस सर, मोड लगाए इसलिए तो, नहीं तो अगर ऐसा लिखा होता 0 से पाए और cos x dx तो 0 कर देते ना,
ऊपर वाला 1 नीचे -1 कैंसिल होके 0 हो जाता है। यस सर। ठीक है बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग लिमिट एज सम पे हैं। आपके सामने मैंने क्वेश्चन शायद रखा नहीं रखा, मुझे याद नहीं। आइए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन करें। मेरे ख्याल दिख रहा होगा, मैं और लिख देता हूं, नहीं दिख रहा हो तो। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर n प्लस 2 अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3/5n, ऐसा लिखा है। जो वेरी कर रहा है उसे r मानेंगे और जहां से जहां तक वेरी कर रहा है उसे सिग्मा में लिखेंगे। तो ये तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा, सबको समझ में आता है कि कैसे लिखना है। बताएंगे कोई बताए? सर n प्लस आर अपॉन एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बिल्कुल, n प्लस आर अपॉन एन स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये सबको दिखता है भाई, हर एक टर्म ऐसी चल रही है। सिग्मा लग जाएगा। अभी 1/n वगैरह नहीं आ रहा, नहीं आने दीजिए, वो अपने आप आ जाएगा। 2n और r की वैल्यू 1 से तो दिख रही है, लेकिन कहां तक जा रही है ये नहीं दिखती। तो देखो इस तरीके, ये जेई एडवांस का प्रॉब्लम है, ये ऐसे ही आएंगे। इस साल भी जेई मेंस में भी एक क्वेश्चन आया है और इसी तरह की तिकड़म वाला था, उसे आपको सोचना था कि कहां तक जाना है। तो क्या कैसे बनाते हैं, कैसे सोचते हैं, उसे सीखें। ऊपर n आ रहा है, नीचे n स्क्वायर आ रहा है, तो इसमें n का मल्टीप्लाई डिवाइड करें जिससे ऊपर n और नीचे n स्क्वायर बने। तो ये बन गया 3n/5n स्क्वायर। ठीक है, अब इसको पैटर्न के हिसाब से लिखें। पैटर्न क्या है, ऊपर n प्लस n प्लस n प्लस चल रहा है, तो इसे भी n प्लस लिखेंगे तो बचा 2n। और डिनोमिनेटर में चल रहा है n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो इसमें n स्क्वायर अलग करेंगे तो बचा 4n स्क्वायर, उसे लिखेंगे 2n होल स्क्वायर। तो बेसिकली r की वैल्यू 1 से लेके कहां तक जा रही है, 2n तक। अब आप r बाय एन बनाओ, जहां जहां r है वहां पे r बाय एन बनाओ, अपने आप 1/n बाहर आ जाएगा। और खुद से सॉल्व करें, सोचें थोड़ा। आज कोशिश है कि आज खत्म हो जाए, देखते हैं। ठीक है नारायण, देखते हैं। ठीक है आदित्य, हो गया सर। ठीक है बच्चे। जहां भी r है वहां पे r बाय एन बनाने की कोशिश करें। मतलब ऊपर से आप n कॉमन निकालोगे तो r बाय एन बनेगा, नीचे से n स्क्वायर कॉमन निकालोगे तो r बाय एन होल स्क्वायर बनेगा। तो n और n स्क्वायर कैंसिल होके 1/n बाहर बना देंगे। बस जैसे ये बनता है वैसे ही आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं।
ठीक है कुसुम, देखते हैं बच्चे। हार्दिक ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन के हिसाब से आंसर दे दे, देख ले किस कौन सा आ रहा है। ठीक है पीयूष, लेट्स सी। ठीक है हार्दिक। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, इसमें से n कॉमन निकाला, डिनोमिनेटर से n स्क्वायर कॉमन निकाला, ये बना 1 प्लस आर बाय एन, एन कॉमन निकालेंगे, इसमें से n स्क्वायर तो 1 प्लस आर स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, मतलब r बाय एन होल स्क्वायर। r की वैल्यू 1 से 2n, ये एक n कट गया तो 1 बाय एन बन गया। जैसे 1 बाय एन बन गया और यहां पे r बाय एन बन गया, शुरू हो जाओ। इसको क्या क्या लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे सिग्मा, सॉरी सिग्मा कह रहा हूं, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन का साइन, इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे। 1 बाय एन की जगह dx, जहां जहां r बाय एन है वहां पे x, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब लिमिट चाहिए तो r की वैल्यू कहां से कहां तक है, 1 to 2n, तो हम r बाय एन, n का डिवाइड कर दो तो वहां पे आए, तो 1 बाय एन से लेके 2, और n इंफिनिटी पे, तो 1 बाय एन 0 हो जाएगा, मतलब x, यही x बना है, तो 0 to 2, तो लिमिट होगी 0 से 2। नाउ क्या करना है, आप क्या कर सकते हैं भाई, तो सेपरेट कर देंगे। बिल्कुल, एकदम एकदम एकदम, इसको सेपरेट कर देते हैं, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं, तो 2x dx, और 0 to 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x 0 से 2, और ये हो जाएगा 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 से 2, तो tan इनवर्स 2 और tan इनवर्स 0 0 होगा, वो लिख नहीं रहे, प्लस 1/2 log 2 पुट करेंगे तो log 5, और माइनस 0 पुट करेंगे log 1 0 होगा, इसलिए लिख नहीं रहे हैं, तो tan इनवर्स 2 प्लस 1/2 ln 5, ये ऑप्शन सत्य है। यस ठीक है अमन, आयुष, गुंजन, लक्ष्य, नीरव। सर ऐसे क्वेश्चन में समझ कैसे आएगा कि हमें लिमिट वाला क्वेश्चन गिवन है या इंटीग्रेशन का? क्या मतलब, सर लिमिट वाला क्वेश्चन है या इंटीग्रेशन वाला क्वेश्चन है? वो तेरे को नहीं समझ में आएगा तो अगर लिमिट से नहीं बने तो इससे ट्राई कर लेना, इससे नहीं बने तो लिमिट में ट्राई कर लेना, कोई उपाय नहीं है, कोई उपाय नहीं है, प्रैक्टिस के अलावा और कोई उपाय नहीं है। प्रैक्टिस करेगा तो दिखने लगता है, जैसे अब मुझे समझ में आता है, लेकिन एक कंफ्यूजन बना रहता है कि हो सकता है उससे हो रहा हो, तो अगर उससे नहीं हो रहा तो इससे ट्राई करना है। सर ये सैंडविच से बन सकता है क्या सर, सैंडविच थ्योरम से? सैंडविच थ्योरम से तभी बनता है जब क्वांटिटी लगातार इंक्रीज या लगातार डिक्रीज हो रही हो। अब यहां पर क्या है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इंक्रीज हो रहे हैं, यस सर। तो थोड़ा गड़बड़ है। तो लेकिन अगर ऐसा हो ना कि कंसिस्टेंटली कोई चीज वैल्यू इंक्रीज हो रही है, कंसिस्टेंटली डिक्रीज हो रही है, तो फिर अपन बना सकते हैं। हाँ भाई, नेक्स्ट प्रॉब्लम है, बनाए, और ये पावर में है, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ है, मैं इसे ठीक कर देता हूं, मैं क्वेश्चन ही दोबारा लिख देता हूं, ठीक है। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, मतलब एक्चुअल क्वेश्चन ये है, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n स्क्वायर बाय n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर होल पावर 3/2 प्लस n स्क्वायर बाय n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 3/2 अप टू n स्क्वायर बाय, इसमें सब तो दिया है, r की वैल्यू दे दी है, कहां से कहां तक लेना है, क्या लेना है, सब पता है आप लोगों को।
बनाए। ठीक है कुसुम, ठीक है आयुष, देखते हैं। tan इनवर्स 1 मीन्स पाई बाय 4, देखते हैं। हो गया सर। ठीक है, देखते हैं। 1 माइनस रूट 2 अपॉन रूट 2, ठीक है लक्ष्य। अमन बोल रहा है 1 बाय रूट 2, दैट्स इट। सर वो गलत हो गया है थोड़ा सा। कोई बात नहीं, देखेंगे। वन अपॉन 2 रूट 2, ठीक है अमन, देखेंगे। लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी सिग्मा n स्क्वायर बाय n स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आर वेरी कर रहा है 3/2 और आर की वैल्यू 1 से लेके n माइनस 1 तक वेरी कर रही है, ठीक है। अब आपको r बाय n बनाना है, n माइनस 1 तक कर रही है, दिख रहा है r की वैल्यू इसमें दिया हुआ है ऑलरेडी। सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n माइनस 1। अब इसमें से n स्क्वायर कॉमन निकालो, इससे r बाय n बने। तो n स्क्वायर अगर हम कॉमन निकालेंगे तो यहां पर n स्क्वायर की पावर 3/2 है, n क्यूब कॉमन है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस r बाय n होल स्क्वायर होल पावर 3/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा और एक ऊपर बचा, ऊपर है n स्क्वायर, नीचे है n क्यूब, कैंसिल होने के बाद एक 1 बाय n बचेगा, मतलब ये कुछ ऐसा आ जाएगा 1 बाय n सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n माइनस 1, 1 बाय 1 प्लस r बाय n होल स्क्वायर होल पावर 3/2। तो अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो फिर वही 1 बाय n आ गया है, r बाय n बन गया है,
सिग्मा की जगह इंटीग्रल साइन 1/n की जगह dx, और जहां जहां r/n है वहां पर x, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब लिमिट निकाल लेते हैं। तो r की वैल्यू कहां से कहां तक थी? 1 से n-1। तो r/n की वैल्यू कहां से कहां तक होगी? 1/n से 1 माइनस 1/n, n इंफिनिटी है, तो x की वैल्यू 1/n इंफिनिटी 0 to 1। हाँ भाई, कहानी अब शुरू होती है। कैसे कैसे बना सकते हैं? कुटर से बना सकते हैं, बिल्कुल। एक कुटर भी लग रहा है, एक आप सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते थे, एक्स की tan थीटा से भी आ जाएगा। सर 1 प्लस एक्स की पावर, सर एक्स स्क्वायर कॉमन लेके भी कर सकते हैं। वही कुटर कहलाता है यार। अच्छा सर, है ना? हाँ, एक्स स्क्वायर को कॉमन लेके बाहर ले लें और ऊपर ले जाएं, और डिनोमिनेटर में जो बना उसे टी मान लें, तो ऊपर dt बन रहा है, उससे भी बना सकते हैं। या फिर आप एक्स की जगह साइन थीटा पुट करके भी बना सकते हैं, दोनों से आंसर आ जाएगा। बस आंसर आना चाहिए, और सही आना चाहिए। आंसर तो आ रहा है बहुत लोगों का। ठीक है अमन, 1/√2। ठीक है, देखते हैं। तो मान लेते हैं कोटो लगाया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 मतलब एक्स क्यूब बाहर आया, उसे ऊपर ले गए, तो एक्स की पावर -3 dx बाय, ये हो गया एक्स की पावर -2 + 1 होल पावर 3/2। तो एक्स की पावर -2 + 1 को हमने माना t। ठीक है, ध्यान रखना हम जो कर रहे हैं, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन -2 एक्स की पावर -3 इक्वल टू dt/dx। तो यहां पर x की पावर -3 dx इक्वल टू आ रहा है -dt/2, तो -1/2 dt अपॉन t की पावर 3/2। अब लिमिट अगर आपको चेंज करनी है, आपका मन है ये लिमिट चेंज करें, तो लिमिट चेंज करने के लिए हमें जीरो, ये जीरो जब हम पुट करेंगे, 0 प्लस होगा बेसिकली पुट, 0 पुट नहीं होगा, 0 प्लस, 0 से बड़ा ले रहे होंगे, तो ये 1/, ये बेसिकली ऐसा लिखा है बेटा, 1/x² + 1 इक्वल टू t। तो जब हम 0 प्लस रखेंगे तो 1/0 प्लस विल बी इंफिनिटी, तो t की वैल्यू लोअर लिमिट आ गई इंफिनिटी, और 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2, इसको ऊपर ले लें, तो माइनस इट इज इंटीग्रेशन t टू द पावर -3/2 dt इंफिनिटी से 2। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/2, इट इज t टू द पावर -1/2 अपॉन -1/2, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और ये रहा इंफिनिटी से 2। तो ये बेसिकली 1/√t इंफिनिटी से 2। तो एक बार मैंने 2 रखा तो 1/√2, और एक बार हम इंफिनिटी रखेंगे 1/∞ विल बी 0। तो आंसर 1/√2 ही आ रहा है, ओनली एंड ओनली 1/√2। अगर किसी ने x की वैल्यू tan थीटा पुट करा तो लिमिट चेंज नहीं की है, लिमिट चेंज जरूर कीजिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। और यहाँ पे आपने 0 प्लस भी बोला, मैंने आपको सब लोगों को बताया हुआ है कि ये दोनों लिमिट जो होती हैं ये ओपन इंटरवल में होती हैं। तो अगर हम 0 से बड़ा ले रहे हैं, 0 से 1 की तरफ जा रहे हैं, तो 0 माइनस थोड़ी आ रहा है ना, 0 आ रहा है, 0 प्लस आ रहा है। और यहां पर अगर मुझे पुट करना हुआ जिसमें कॉम्प्लिकेशन आ रहे होंगे तो मैं 1 पुट नहीं करूंगा, 1 माइनस पुट करूंगा। अगर कहीं भी फंस रहे होंगे, जैसे बॉक्स आ रहा हो या कुछ आ रहा हो, तो मैं जब 1 पुट कर रहा हूं बेसिकली 1 नहीं होगा, वो 1 माइनस होगा, 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा, वही पुट होता है। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ भाई, बनाए, दिया हुआ है लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी n अपॉन n + 1 इंटू रूट अंडर 1 × 2n + 1, ऐसा लिख देता हूं।
प्लस n अपॉन n प्लस 2 इंटू रूट अंडर 2 इंटू 2n प्लस 2 अप टू n टर्म्स। मतलब r की वैल्यू n तक जा रही है, ये उसने बता दिया है, और 1 से शुरू हो रही है, ये भी दिख रहा है। बनाओ, ये अच्छा क्वेश्चन है, सबका आंसर आया, ऐसी उम्मीद है। sec इनवर्स 2 -1, अच्छा ठीक है, लेट्स सी। आदित्य sec इनवर्स 2 की वैल्यू होती है वैसे कितनी होती है? sec इनवर्स 2 मतलब cos इनवर्स 1/2 मतलब π/3। बाकी तू देख जो भी आ रहा हो। जब आप फंसोगे तो इंटीग्रेशन में, बाकी तो ठीक है, ये आसान लगेगा आपको। ये n+1 n+2 n+3 ऐसे चलेगा तो n+r, रूट के अंदर 1 इंटू 2 इंटू तो r इंटू, फिर 2n+2n+ और फिर 2n+1 2n+2 तो 2n+r।
अब आर की वैल्यू हमें पता है 1 से चालू हो रही है और कहां तक नंबर ऑफ टर्म्स n बोली है, ये इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब r बाय n बनाना है, r बाय n में गलतियां हो सकती हैं, तो r बाय n कैसे बना है सर ये आर सीखें। कॉमन सर एन कॉमन ले लेंगे। हाँ, यहां से अपन ने n कॉमन ले लिया, बिल्कुल सही है, तो ये r बाय n हो गया। अब यहां पर क्या करते हैं, यहां पर मुझे एक r बाय n बनाना है, तो एक n का मल्टीप्लाई डिवाइड किया और यहां से एक n कॉमन लिया, तो ये n स्क्वायर हो गया, जिससे 2 प्लस r बाय n बन गया। क्योंकि दो जगह r था तो दो जगह r बाय n बनेगा, तो एक r बाय n बनाने के लिए मैंने n का मल्टीप्लाई डिवाइड किया और एक n कॉमन निकाला, तो ये ऐसा बना। तो ये जो n स्क्वायर है ये बाहर आके रूट के बाहर आके n बनेगा और एक n कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर विल बी n। सो लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, दैट इज 1 बाय n सिग्मा r इक्वल टू 1 टू n 1 बाय 1 प्लस r बाय n इंटू रूट अंडर r बाय n इंटू 2 प्लस r बाय n। ठीक, देन व्हाट, बस सारे केस हो गए, 1 बाय n आ गया है, इंटीग्रेशन साइन 1 बाय n की जगह dx 1 अपॉन x प्लस 1 r बाय n की जगह x और रूट ऑफ x इंटू 2 प्लस x, और लिमिट निकाल लो। r की वैल्यू है 1 टू n, r बाय n की वैल्यू होगी 1 बाय n टू 1 और 1 बाय n इंफिनिटी पे 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0 टू 1, 0 टू 1। यहां तक तो ठीक। आप थोड़ा सोच विचार करना। लास्ट केस मिसलेनियस लास्ट, हाँ उससे बना सकते हैं p रूट q, अगर q क्वाड्रेटिक है और p जो है वो लीनियर है, सो x प्लस 1 को 1 बाई डी मान के बिल्कुल बना, बिल्कुल सही बात है। और कोई मेथड अगर दिख रहा हो तो ट्राई करें। कंप्लीटिंग द स्क्वायर, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ठीक है बेटा, जैसा ये बोल रही है वैसा करते आते हैं। x प्लस 1 इट इज x प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 1। अब क्या करेंगे बच्ची, सर x प्लस 1 को t ले लेंगे। x प्लस 1 को t ले लेंगे, उससे क्या होगा सर sec का फॉर्मूला बन जाएगा। शाबाश, डायरेक्टली बोल देते ना, 1 अपॉन x रूट अंडर x स्क्वायर माइनस 1 सेक इनवर्स x का इंटीग्रेशन होता था। यस सर, ठीक है, लीनियर। x की जगह x प्लस 1 लिख देंगे, दिस इज सेक इनवर्स ऑफ x प्लस 1। बहुत बढ़िया, अब इतना याद रहे, अगर आप रिवाइज कर रहे हैं तो याद रहेगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है पीयूष, बहुत बढ़िया। तो 1 पुट करें तो सेक इनवर्स 2 माइनस सेक इनवर्स 1। अब सेक इनवर्स 2 मतलब कॉस इनवर्स 1 बाई 2 मतलब पाई बाई 3, और सेक इनवर्स 1 मतलब कॉस इनवर्स 1, कॉस इनवर्स की वैल्यू 1 कब होगी 0 पे, तो आंसर इज पाई बाई 3। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन है भाई। हाँ, पी रूट क्यू से बना सकते थे लक्ष्य, लक्ष्य बोल रहा था ना, लक्ष्य है लक्ष्य, हाँ ठीक है, पी रूट क्यू से भी बना सकते थे, पी लीनियर क्यू क्वाड्रेटिक, तो x प्लस 1 को 1 बाई डी मान के आगे प्रोसीड कर सकते हैं, आंसर आता है उससे भी। बहुत बढ़िया, देखते हैं एक हाथ कोई बचा है, नहीं तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं आपके पास, डीपीबी आ रही होगी उसमें क्वेश्चन होंगे इस तरह के, लिमिट है सम के। ठीक है, हो गया है, आओ आगे बढ़े। हाँ जी बच्चों, ये 2 बार इस तरह का क्वेश्चन जेई में आ चुका, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डिफरेंट है, क्योंकि ये सिग्मा में नहीं है, ये समेशन में नहीं है, ये थोड़ा सा अजीब लगता है। ठीक है, तो इसको बनाने की ट्रिक है, कभी भी अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो मैं थोड़ा सा सिखा रहा हूं, देख लें। एक ही क्वेश्चन है मेरे पास इसका, लेकिन आपको अगर आप सिंगल लगा रहे हैं या मॉड्यूल लगाएंगे तो उसमें मिल जाएंगे इस तरह का क्वेश्चन। क्या कर रहा हूं शुरुआत में, क्योंकि हमें r बाय n बनाना होता है, तो यहां पे 1 बाय n बनाने के लिए अगर मैं इस n को, इस ब्रैकेट, ये पावर थी 1 बाय n, अगर इसको मैं अंदर ले जाऊंगा तो ये ऐसा बन जाएगा। अगर आप राजी हो जाएं तो बताइएगा, नहीं तो फिर मैं और एक्सप्लेन करूंगा। ये n की पावर n हो जाएगा। यस सर। ठीक है, हाँ, इसकी पावर n और n की पावर n का होल पावर 1 बाय n, n कैंसिल होके n आता है, तो मैं ब्रैकेट के अंदर ले गया तो n की पावर n।
अब n की पावर n को हर एक फैक्टर में डिवाइड कर दो, क्योंकि ये फैक्टर कितने हैं, कितने फैक्टर है n, n+1 n+2 2 से लेके n तक, तो हर एक में n डिवाइड कर दें, तो ये बन रहा है 1 + 1/n 1 + 2/n 1 + 2/n 1 + 3/n अप टू 1 + n/n। अरे n/n को 1 मत लिख देना, पैटर्न पकड़ना है इसलिए, पावर 1/n। अब इसको एज्यूम कर लें कुछ, इसको मान लो l मान लिया या t z मान लिया, कुछ भी मान लें, इस पूरे को z मान लिया, log ले लें, log एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट कहीं भी बाहर रखें अंदर रखें कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। दिस इज log ऑफ 1 + 1/n 1 + 2/n। अब आप लोग बनाओगे क्या, ये 1/n पावर जो है ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी जो आता है, और log a × b × c log a + log b + log b उसे सिग्मा में लिख सकते हैं और फिर उसे डेफिनेट में बना सकते हैं। अगर आप ट्राई करना चाहें तो करें। अच्छा क्वेश्चन, हाँ करें। सर प्रोडक्ट को तोड़ने के लिए हमेशा ही लॉग यूज करते हैं, एक बार आपने डाउट क्लास में भी ऐसे ही मेथड लिया। हाँ ज्यादा वैसे ही करते हैं, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मतलब बेस में और पावर में वेरिएबल चल रहा है तो जनरली लॉग ही लगता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जब पढ़ेंगे तब उसमें भी ऐसा हम करेंगे, जब बेस और पावर दोनों में वेरिएबल चलता है तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए लॉग की जरूरत पड़ती है। सर सेकंड स्टेप से वापस समझाओ ना सर वो। हाँ सेकंड स्टेप समझ में आ गई क्या सर? सेकंड स्टेप से समझाओ ना सर, नेट डीसी वगैरह। अच्छा देख, अगर मैं n को ब्रैकेट के अंदर ले जाऊं तो ये n की पावर n हो जाएगा, क्योंकि पावर 1/n है, क्योंकि ये n की पावर n का होल पावर अगर मैं 1/n बोलूंगा n कैंसिल हो गया, वापस n मिल जाएगा, ठीक है। अब ये n की पावर n है, मतलब n × n कितनी बार है, n बार है। तो मैंने हर एक को, और ये फैक्टर भी n है, तो हर एक को मैंने हर एक में n डिवाइड कर दिया, तो इसमें n डिवाइड किया तो 1 + 1/n, इसमें डिवाइड किया 1 + 2/n 1 + 3/n अप टू 1 + n/n। इसे n/n को 1 नहीं लिखेंगे, पैटर्न पकड़ना है इसलिए। अब मैंने इसको z मान लिया, दोनों तरफ log ले लिया, तो बस अब ये 1/n इंटू में आ जाएगा, और log a × b × c log a + log b + log c उसे सिग्मा में लिख देंगे, और फिर वही डेफिनेट इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। बना ठीक है नारायण, बढ़िया, अच्छी बात है, सही है वो आंसर। ठीक है पीयूष, ठीक है अमन, जो आंसर आएगा वो log z का आएगा, z चाहिए हमें, तो थोड़ा ध्यान से कर। यस सर। हाँ, और अगर आपने इसमें log 1 + x को, मैं 1 + x को t माना है तो उससे भी चीजें बदलेंगी, थोड़ा ध्यान से करना। और यह डायरेक्ट बनाया है, अगर आपने बाय पार्ट लेके कि log 1 + x का इंटीग्रेशन करना है तो इंटू 1 कर लिया, 1 का इंटीग्रेशन, और उसका उससे अगर बना रहे हो तो भी बनेगा, एज यू विश, कैसे भी बना सकते हो। कुछ लोगों को log x का इंटीग्रेशन याद रहता है, x log x - x, तो अगर आप वो लगा रहे हैं तो ध्यान रखना x की जगह 1 + x है, उसमें 1 + x को t मानना पड़ेगा, जैसा आप चाहें, जैसा आप बनाना चाहें। ये कुछ ऐसा बन जाएगा, 1/n इंटू में आ गया है, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी हो गया है, 1/n है,
और log a plus log b plus log c, it is log of 1 plus 1 by n plus log of 1 plus 2 by n and log of 1 plus n by n, ऐसा, ठीक है। अब इसको हम लिख रहे हैं log z is equal to limit n tending to infinity, it is 1 by n sigma log of 1 plus r by n लिख रहा हूं क्योंकि वेरी कर रहा है 1, 2 by n, 3 by n, n by n और 1 से n तक। So now it will convert in integration in place of sigma dx in place of 1 by n and log 1 plus x in place of r by n. So finding the limit of x, we use the limit of r is 1 to n, so r by n will be 1 by n to 1, and because n tending to infinity, so what we get 0 to 1, ठीक है। अब भाई तुम्हारी मर्जी है, मैंने मान लो तुम जैसा चाहो, अपन ने मान लो 1 का इंटू कर दिया, ठीक है, हम बार बार लगा रहे हैं, या 1 प्लस एक्स को t मान लो तो log t का इंटीग्रेशन आपको याद हो, t log t माइनस t, या x log x माइनस x, या बाय पार्ट से लगाते हैं 1 का इंटीग्रेशन x log सेम माइनस फिर इंटीग्रेशन x सेम log 1 प्लस x का डेरिवेटिव होगा तो 1 बाय x dx, लिमिट एक साथ लगा देंगे, अभी चलने दो, x log 1 प्लस x। अब क्या करते हैं, +1 और -1, तो +1 एंड -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, खत्म dx। सो दिस इज x log of 1 plus x माइनस x माइनस log of 1 plus x। तो फाइनली वी गेट x, ठीक है, x log of 1 plus x माइनस x प्लस log of 1 plus x, और लिमिट थी 0 से 1, तो एक बार 1 पुट कर दो पूरे में, तो log 2 ये 1 हो गया, log 2 हो गया -1 प्लस log 2 एंड माइनस ये अपर लिमिट लोअर लिमिट रखो 0, तो ये 0, ये भी 0, ये भी 0, तो पूरा ही 0 हो रहा है। सो दिस इज 2 log 2 -1। अब ये log z के बराबर है, तो इस पूरे को z में बदलना, log में बदलना पड़ेगा। कैसे बदलेंगे, इसे log 4 -1 लिख लेते हैं, इतना तो लिख ही सकते हैं, log 4 minus log 1। हाँ 1 को log e भी लिख सकते हैं, लेकिन मत लिखो अगर नहीं समझ में आ रहा है, log 4 को इधर ले लेते हैं, तो log z माइनस log 4 इक्वल टू -1, तो ये हो गया log z बाय 4 इक्वल टू -1, log हटेगा इधर e जाएगा, तो z बाय 4 इक्वल टू e की पावर -1, तो z आ रहा है 4 बाय e। बहुत फेमस क्वेश्चन है, हार्दिक देख लेना। और हाँ सर हमने फॉर्मूला भी सीखा था ना कि x ln x माइनस x। हाँ हाँ सर, उससे करें तो दूसरा आंसर मतलब z इक्वल टू 2 आ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है यार, कैसी बातें कर रहा है सर, आ रहा है सच में, यही आंसर आएगा, तूने लिमिट चेंज नहीं की होगी। सर लिमिट तो फिर मैंने उसी के टर्म्स में करी थी ना, 1 प्लस x के टर्म्स में, तो लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। हाँ सर, मतलब क्या सर मतलब मैंने 1 प्लस x की टर्म्स में ही कर दिया उसका इंटीग्रेशन एंड में, फिर लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर तू 1 प्लस एक्स को t मानता तो, अच्छा तू ये बोल रहा है कि मैंने लिमिट चेंज नहीं की, मैंने 1 प्लस एक्स को t एज्यूम कर लिया अपने मन से, हाँ हाँ हाँ, तो वो log dx तो dt के बराबर हो जाएगा, तो log t होगा, log t का इंटीग्रेशन होगा t log t माइनस t। हाँ सर, ठीक है, और फिर t की जगह फिर मैंने वापस से x प्लस 1 लिख दिया, हाँ सर, तो उससे सेम आंसर आएगा। क्योंकि जो क्या अंतर आया देख, हमारा ये आया, ये बना x प्लस 1, अगर मैं इसको कॉमन ले लेता तो ये बना x प्लस 1 log 1 प्लस x माइनस x, तेरा आ रहा है माइनस x माइनस 1। हाँ सर, तो जब तू अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेगा तो वो 1 जो -1 आ रहा है वो दोनों से कैंसिल हो जाएगा, तो उसका कोई यूज नहीं है, वो तो हटना ही है। सर हो क्या रहा है कि एंड में एक्सप्रेशन जो बन रहा है वो x
ln x वो x प्लस 1 पढ़ रहा है जिसकी लिमिट पड़ रही है 0 to 1। तो अरे ऐसा तेरा सुन, तेरा ऐसा आया x प्लस 1 log x प्लस 1 माइनस x प्लस 1, यही आया ना? नहीं सर, मेरा आ रहा है x ln x प्लस 1। हो ही नहीं सकता, अगर तूने उसे टी माना है तो आ ही नहीं सकता, वो तूने गलत किया। टी को वापस भी तो रखेगा, या तो लिमिट चेंज कर दे। हाँ लिमिट भी चेंज नहीं करेगा, वापस भी नहीं रखेगा, आंसर कैसे आएगा? या तो x प्लस 1 को टी माना तो इसको लिख ले कि 0, ये 1 से 2 हो जाएगा फिर लिमिट। सर इसका फॉर्मूला होता है ना कि x माइनस 1 ln x, अगर हम ln x का इंटीग्रेशन x माइनस 1 ln x नहीं, एक मिनट से चेक कर। x ln x माइनस x नहीं होता। नहीं अरे सर, सुन। x माइनस 1 ln सर होता है, यही तो होता है। नहीं, x ln x माइनस x, बिल्कुल सही कह रहा है, हाँ सही है। फिर हाँ सर पर इसी के अंदर जब मैं लिमिट पुट कर दे रहा हूँ, इसमें लिमिट कैसे पुट करेगा? अंदर log x थोड़ी है। चेंज करके हाँ 1 से 2 इसमें पुट कर, 1 से 2 में। हाँ सर, बट जब भी तो वही आ रहा है ना, z इक्वल टू 2 आ रहा है। सर उससे कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, वो सिर्फ कैसे 4/8 लोग हो जाते हैं। x ln x माइनस x में 1 से 2 रख जरा, 2 ln 2 माइनस 2 और 1 रखेगा तो 1 पे ये 0 माइनस 1, ये नहीं आ रहा, ये तूने 0 कर दिया होगा, तो क्या आएगा? 2 ln 2 माइनस 1 आएगा ना, वही तो हमारा आ रहा था। हाँ सर देखते हैं। ज्ञानी लोग हैं सब, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, पूछ लेना चाहिए। हाँ भाई चलो। हाँ सर एक कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा कि जब हम डेफिनेट में आइडियट लगाते हैं तो जो हम लिमिट्स लगाते हैं वो तो हमें यहाँ पे x में लगानी चाहिए ना, क्योंकि हम ln 1 प्लस x में करना, हम इंटीग्रेशन करते हैं, जो इंटीग्रेशन होता है वो तो x में, जो पहला वाला आता है 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, उसमें तो सेकेंड वाले में हमें लिमिट्स लगानी चाहिए ना, हम फर्स्ट वाले में क्यों लगा रहे हैं? फर्स्ट वाले में क्या लगा रहे हैं? हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। नहीं सर, जैसे जब हम आइडियट लगाते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है फर्स्ट इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, तो जो लिमिट हाँ। आनी चाहिए वो सेकेंड वाले पे लगनी चाहिए ना लिमिट, हम फर्स्ट अरे, वाले पे लिमिट क्यों लगाएंगे? ये लिमिट किसकी है? पूरे फंक्शन की। पूरे फंक्शन की है, जहां जहां x है वहां उसके लिए। वो तो एक फॉर्मूला बनाया हुआ है जिसमें तुझे ऐसा लग रहा है इंटीग्रेशन, ये जो अपन लिखते हैं ना फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ये अपने आप में पूरा इंटीग्रेशन ही तो है, इस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन ही तो है। अब उसमें फॉर्मूले में अंदर इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है, उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। ठीक है सर। हाँ मतलब जो भी तू फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड बोल रहा है, वो फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड में फर्स्ट जो लिखा है वो भी इंटीग्रेशन का ही पार्ट है बेटा। ठीक है सर। ठीक है, ओके। हाँ भाई, तो अब क्या है, एक वैलीज करके फॉर्मूला है, सब लोग ध्यान से सुनना, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको कहीं नहीं मिलेगा किसी बुक में, ठीक है। एक वैलीज करके फॉर्मूला है, ठीक है, आप कभी बुक उठा के देखना, मॉड्यूल में भी होगा वैलीज फॉर्मूला करके। वो किस काम आता है? वो काम आता है 0 to π/2 साइन पावर mx dx, फिर है 0 to π/2 cos पावर nx dx, और एक है 0 to π/2 साइन पावर mx इंटू कॉस पावर nx dx, ठीक है। इस पे वैलीज के 3 फॉर्मूले हैं, वैलीज करके 0 से π/2 कॉस की पावर कुछ भी हो, कोई भी नेचुरल नंबर, एनी नेचुरल नंबर, ठीक है, एनी नेचुरल नंबर, साइन की पावर कुछ भी, एनी नेचुरल नंबर, साइन की पावर 100, साइन की पावर 1000 आप निकाल सकते हैं वैलीज से। अब जब साइन और कॉस दोनों एक साथ आ रहे हैं तो वैलीज में, और केस वही है, लिमिट 0 से π/2 पे वही, और कुछ नहीं ले रहा है, 0 से π/2 के लिए केवल, कोर्स में है इसलिए बता रहा हूं। फिर इस पे भी वैलीज फॉर्मूले में केस बनते हैं कि दोनों ऑड हैं या दोनों इवन है तो अलग होगा, और अगर एक इवन एक ऑड है तो वो अलग होगा। तो ऐसे करके 4 फॉर्मूले बनते हैं, और वो मुझे याद होते नहीं थे तो मैंने बच्चों से भी नहीं कहा कि तुम याद करो, ठीक है। तो मैंने उसकी जगह क्या उठा लिया, मैंने एक
केस उठा लिया, दैट इज गामा फंक्शन। ये क्या है, बीटेक फर्स्ट ईयर में है, ये जेई में नहीं है, लेकिन इतने सारे फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले याद करने के बजाय एक सिंगल फॉर्मूला लगेगा और आप बना पाएंगे। तो मैं गामा फंक्शन पढ़ाता हूं, मैं वैल्यूज नहीं पढ़ाता, क्योंकि वैल्यूज में 4 फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, उसकी बजाय गामा का एक याद रखो, 100 सुनार की और 1 लोहार की, ठीक है। तो अरे को समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? यस सर। हाँ, तो हम तो मतलब हम आसान रास्ता चुने ना, वी आर अपकमिंग इंजीनियर, हम तो आसान रास्ता चुनेंगे, आसान रास्ता लेकिन थोड़ा दिमाग वाला। अब इसमें क्या है, गामा फंक्शन का साइन ऐसा होता है, साइन ऑफ n+1 इक्वल टू होता है फैक्टोरियल n, अगर n नेचुरल है। ये गामा का साइन है, और मैं इसमें इतना ही पढ़ा रहा हूं, ये कहां से आया, तो फिर डेरिवेशन तो बहुत बड़ा गया। वैल्यूज का भी कोई डेरिवेशन नहीं बताता, वैल्यूज भी अपर केस है, ठीक है, और गामा फंक्शन भी अपर केस है, मतलब बीटेक का पार्ट है। फिर वो उसमें लाप्लास ऑफ फोरियर सीरीज है, लाप्लास फोरियर सीरीज से गामा सीरीज आती है, उससे फिर गामा फंक्शन आता है, कोई जरूरत नहीं है अभी पढ़ने की, ठीक है। बस काम की चीज देखते हैं। गामा n+1 इक्वल टू फैक्टोरियल n होता है, मतलब गामा 10 अगर आप पूछोगे तो वो फैक्टोरियल 9 होगा। एक तो ये हो गया। दूसरा, गामा n+1 जो है वो n इंटू गामा n होता है, मतलब इसको इस तरीके से देखा जाता है, वो वही रहा होता है, इस तरीके से देखा जाता है, n के n+1 का मतलब है n 2 बार है, ऐसा हो नहीं रहा, बस लिखने का तरीका है कि अगर n बाहर करके ये लिख दूं, और ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि अगर मैं इसको फैक्टोरियल n-1 लिख दूंगा, लिख सकता हूं ना, यस सर। अगर गामा n+1 फैक्टोरियल n है तो गामा n जो है वो फैक्टोरियल n-1 होगा, तो फिर से फैक्टोरियल n बन गया, तो दोनों सेम चीज आ गई। तो गामा n+1 को n इंटू गामा n लिख सकते हैं, मतलब अगर गामा 4 आएगा, मैं स्टार उसी पे लगाऊंगा जो याद रखना है, गामा 4 आएगा तो आप उसे गामा 3+1 लिख के और ऐसे कह सकते हो 3 गामा 3, ठीक है। हालांकि इसकी जरूरत यहां पे नहीं पड़ेगी। इसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए कि गामा 1/2 जो होता है वो √π होता है, बस। मतलब जो काम की चीज है वो क्या है, एक ये अगर n नेचुरल है, एक ये, ठीक है, और एक ये। अब इससे फायदा क्या है, देखो मैं बना रहा हूं, मैंने ऐसा लिखा, इसकी जरूरत पड़ेगी, गामा 3/2 लिखा, ठीक है, तो 3/2 को मैंने ऐसे लिख लिया 1/2+1। अब क्योंकि इसको और इसको कंपेयर करें तो 1/2 बाहर चला जाएगा और गामा 1/2 बचेगा। ये चमक रहा है, और गामा 1/2 जो है वो √π होता है, तो इट इज √π/2 आंसर है इसका। ये सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, ठीक है। और मैं 2-3 करूंगा, उसके बाद आपको ऑब्जर्वेशन से समझ में आने लगेगा कि हो क्या रहा है। जैसे गामा 5/2 है, तो गामा 5/2 को किसी ने लिखा 3/2+1, तो इसे हमने लिख दिया 3/2 गामा 3/2। फिर 3/2 को हमने लिख लिया 1/2+1, तो 1/2 भी बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया 3/2 इंटू 1/2 और गामा 1/2 बचा, और गामा 1/2 √π होता है, तो इट इज 3 √π/4 इज √π। इस तरीके से इसे देखा जाता है। क्या ये क्लियर हो रहा है? यस सर। हाँ सर, हाँ, गामा 5/2 में से अपन ने 1/2 को पहले अलग क्यों नहीं किया? 1/2 को पहले अलग क्यों नहीं किया, मतलब 1/2 + 2। 2 + 1/2 यस सर, फॉर्मूला नहीं है ना, फॉर्मूला +1 का है, +2 का नहीं है। +1 में लेके आना पड़ेगा उसको। हाँ, ये दिक्कत है। अच्छा, अब क्या अपन लेके भी नहीं आ रहे, जरा ऑब्जर्वेशन देख। ऑब्जर्वेशन क्या है, जैसे 3/2 है तो इसका डायरेक्ट आंसर निकाल, डायरेक्ट यहां पे पहुंचते हैं। कैसे? 3/2 है तो एक कम करके लिख, 3/2 में एक कम करके लिखा तो 1/2 इंटू √π। 5/2 है तो 5/2 में एक कम कर दे 3/2, तो आंसर होगा 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π। कुछ समझ रहा है?
सर -1 कर रहे जब तक 1/2 हाँ मतलब गामा 9/2 है ना, तो एक कम करके 7/2 से चालू करेंगे तो आंसर होगा 7/2 इंटू 5/2, सारे ऑड आएंगे, इंटू 3/2 इंटू 1/2 और इंटू √π। इसी से रहा है, लेकिन इतना सब क्यों लिखें? जब हमारा ऑब्जर्वेशन है कि 3/2 में 1 माइनस कर दिया तो 1/2 इंटू √π आएगा, 5/2 में 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π आएगा, एक कम करके लिख रहे हैं तो 9/2 में 7/2 5/2 3/2 1/2 और √π आएगा। बस इतना काफी है। अब मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, वो फॉर्मूला हमेशा के लिए है, 0 to π/2 साइन की पावर mx कॉस की पावर nx, मतलब n नेचुरल क्या इंटीजर बोल सकते हो आप, सॉरी होल नंबर बोल सकते हो, ठीक है, dx। इसका एक सिंगल फॉर्मूला होता है, इट इज गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ इन दोनों का सम जो अंदर लिखा है, मतलब m+n+2/2, ठीक है। अब अगर यहां पे केवल साइन हुआ, मतलब यहां पर अगर केवल साइन आया तो मान लेना कि n क्या है, 0 है, तो यहां पे n की जगह 0 रख देंगे। अगर केवल कॉस आया तो m को 0 ले लेंगे, और नहीं तो दोनों में जो भी आ रहा होगा वो ले लिया जाएगा, ठीक है। क्या पूछ रही है अपनी, सर इस कंसेप्ट का यूज कहां होगा, किस टाइप के क्वेश्चन में होगा? जब कभी भी बेटा ऐसा लिखा होगा 0 से π/2 साइन की पावर 10x dx। अभी तक बहुत तकलीफ आ रही थी ना, याद है तुम लोगों को क्वेश्चन किया था हमने 0 to π/2 साइन की पावर 4, कितना कुछ करना पड़ा था, याद आ रहा है? वो किंग में किया था अपन ने, किंग प्रॉपर्टी, ये कॉस में बदला था, फिर दोनों को सम किया था, फिर उसे रिड्यूस किया था, बहुत तमाम सारे झंझट थे। अब कुछ भी नहीं है, देखो n की जगह कितना आ रहा है 4, और कॉस है नहीं तो मतलब n की जगह 0, तो n की जगह 4, तो 4 + 1 इट इज 5/2, m की जगह 4 + 1 π/2, और n की जगह 0 सो इट इज 1/2, और 2 टाइम्स इन दोनों का सम तो कितना हो गया 3, तो गामा 3। 5/2 को लिखेंगे 3/2 इंटू 1/2 इंटू √π, ये है √π, और ये होता है फैक्टोरियल 2 गामा n+1, अगर n होल नंबर है तो, ठीक है, इट इज 2, तो 2 इंटू 2 इट इज 4, तो फाइनल आंसर आ रहा है 3π/16। अरे समझ रहा है? यस सर यस सर। बहुत शानदार कंसेप्ट है। हाँ सर, अगर लिमिट चेंज कर दे तो कुछ, अगर तू यहां पे लिख देगा π/4 से 5π/4 तो हम आंसर नहीं लाएंगे, समझ आ गया? हमारे पास जो वैल्यूज में भी अगर तू ज्यादा लिमिट चेंज कर देगा तो दिक्कत है। कुछ ऐसी लिमिट जो बाद में 0 से π/2 बन सके, ऐसा फिर हो सकता है, उसके लिए कर सकते हैं। तो वो हमने जितना सीखा हुआ, ये एंडिंग चल रही है भाई, इसके बाद केवल मुझे थोड़ी सी इनइक्वालिटी को समझाना है। इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन आते हैं यही में, उनको समझाना है। अदरवाइज ये अच्छे से देख लें, लिख लें बच्चों, 1-2 क्वेश्चन करेंगे इसके, रियरेस्ट फॉर्म है लेकिन लिख लें, कोई डाउट हो तो पूछ लें। सर ये गामा फंक्शन वैल्यू क्या दे रहा है? जो भी तूने अभी सीखी मतलब ये देख अब जैसे तू वैलीज पूछता तो मैं वैलीज भी नहीं बता सकता, क्योंकि आपने उतने दूर तक का कैलकुलस पढ़ा नहीं है, वो आपके कोर्स में भी नहीं है। जैसे आप लोगों ने एएम-जीएम में ही तो मान लिया था ना, माना था क्या नहीं? यस सर। एएम ग्रेटर देन इक्वल टू जीएम, 3 फंक्शन, 3 नंबर के लिए, 5 नंबर के लिए, 10 नंबर, उसमें एक कॉशी लीमा और सॉर्ट्स करके एक थ्योरम है, एक इनइक्वालिटी है, कॉशी इनइक्वालिटी, लीमा इनइक्वालिटी और एक सॉर्ट्स इनइक्वालिटी, उनसे प्रूव करना पड़ता है एएम-जीएम का। अब वो है ही नहीं कोर्स में तो क्यों प्रूव करना, उसका रिजल्ट है, अपन ने रिजल्ट से सीख लिया, उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। हाँ ठीक है, रिडक्शन फॉर्म है यहाँ पे लिमिट 0 से π/2 ही होनी चाहिए ना? हाँ जी, हाँ जी।
सर वो रिडक्शन फॉर्मूला अरे बताऊंगा ना रिडक्शन फॉर्मूला, अभी खत्म थोड़ी हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। आज खत्म नहीं हो पाया तो कल बताऊंगा, बताने के बाद ही अपन डेफिनेट खत्म करेंगे, चिंता मत कर तू। मैं निकाल रखे हैं क्वेश्चन उसके लिए, मुझे याद है। डिनोमिनेटर कैसे लिखा, देख बेटा फॉर्मूले में डिनोमिनेटर कैसे लिख रहे हैं उससे लिखा है, ये ऊपर जो लिखा है इन दोनों का सम लिखा है ये, तो यहां पर 5/2 था, यहां पर 1/2 था, इन दोनों का सम जो है वो 3 आ रहा था, तो मैंने गामा 3 लिख दिया, 2 इंटू गामा 3, यहां पर 2 इंटू सम ऑफ दिस था तो 2 इंटू गामा 3। ठीक है अपनी, और गामा 3 जो है, गामा अगर n नेचुरल हो या होल नंबर हो तो गामा n+1 जो है वो फैक्टोरियल n होता है, तो गामा 3 जो है वो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, और फैक्टोरियल 2 होगा तो 2 इंटू 2 4 हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नहीं है क्या? हाँ है, हाँ भाई दिया हुआ है 0 to π/2 sin पावर 5x dx। लगाए दिमाग, मैं फॉर्मूला यहां पे लिख देता हूं। फॉर्मूला था 0 to π/2 sin पावर mx cos पावर nx dx गामा m+1/2 इंटू गामा n+1/2 अपॉन ट्वाइस ऑफ इन दोनों का सम m+n+2/2। सर 8/15 क्या 8/15 8/15? ठीक है देखेंगे, ठीक है आरिफ देखते हैं। आरिफ कह रहा है 1/2 आएगा, तो बोल रहा है 8/15 आएगा, लेट्स सी। लक्ष्य 16/15 बोल रहा है सर 8/15। अच्छा, सूर्यांश भी बोल रहा है 16/15। अब ये लक्ष्य ने बाजी पलट दी है, 8/15। कुसुम, पीयूष, आदित्य, आयुष सब लोग 8/15 बोल रहे हैं। अच्छा आयुष साथ में लाया है रूट पाए को भी, 8/15 रूट पाए। देख ले यार, सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है, गलती मत करो। ठीक है गुंजन, आरिफ कह रहा है गलत फॉर्मूला लग गया, कोई बात नहीं आरिफ, फॉरगेट द मिस्टेक, रिमेंबर द लेसन। ये इंदिरापुरम के अलग से आंसर टाइप करना पड़ता है। सर माइक पे डिस्टर्ब ना हो इसलिए। अच्छा ओके, ठीक है गुड, देख लेना बेटा एक बार और चेक करना। ठीक है भवनीश, ठीक है अदिति। अच्छा इंदिरापुरम 8/15 बाय अनदर स्टूडेंट, क्या बात है। अरे तुम्हारा नाम, जो दूसरे वाला स्टूडेंट और पहले वाले स्टूडेंट, नाम क्या है बच्चे, नाम तो बताओ तुम लोग। सर पहला अथर्व, दूसरा यश। पहला अथर्व। अथर्व और यश, ठीक है। सही है। बाकी मैं एक बात बोलूं, मैं नाम भले पूछ लेता हूं, मुझे बहुत मुश्किल से नाम याद होते हैं, मैं बहुत कच्चा हूं नाम याद करने में। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट होगा आदिति? एरिया अंडर कर्व स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी द लास्ट चैप्टर ऑफ कैलकुलस, मतलब सेकंड लास्ट चैप्टर आएगा इसके बाद कैलकुलस का, और उसके बाद लास्ट। ठीक है अपनी। हाँ भाई, m की वैल्यू 5 थी और n 0 था, तो गामा 5 + 1/2 0 + 1/2 twice of this plus this, so it is 7/2। ठीक है, 6/2 + 1/2 7/2। so this is 3, गामा 3 मतलब फैक्टोरियल 2, this is 1 by gamma 1/2 मतलब रूट पाए, एंड बाय
दिस इज 2 into gamma 5/2, gamma 7/2 is 5/2 into 3/2 into 1/2 into root pi. ये बात, ये कैंसिल इससे, रूट पाई से रूट पाई कैंसिल, इसको ऊपर ले जाओ तो 8/15 बिल्कुल सही है भाई, क्या बात, सब लोगों का मैक्सिमम, सभी का सही है। ठीक है आरिफ, ठीक है सिद्धांत, आओ आगे बढ़ते हैं, एक आध क्वेश्चन और होगा क्योंकि ये बस अब फॉर्मूला बेस ही है। हाँ भाई अच्छा क्वेश्चन है, 0 to π/2 x into sin to the power 6x into cos to the power 4x dx। लगाओ दिमाग। अच्छा एक बात और करनी थी मुझे कि नेक्स्ट लेक्चर जो है, जो सैटरडे को हमारा 2 बजे से रहता है, मैं चाहता था कि उसमें मैं थोड़ी सी थ्योरी पढ़ाऊं, लाइक 2:30 से हम शुरू करें, लेकिन मैं थ्योरी पढ़ाऊं उसमें थोड़ा सा मुझे, क्योंकि मैं जिस तरह अपन क्या स्लो चलते हैं, जितना लेक्चर अपन को मिले हुए हैं मैं फास्ट नहीं भागता, क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंस पता है सब्जेक्ट की। मैं फास्ट भागूंगा तो मजा नहीं आएगा मैथ्स में, तो थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो क्या किसी को दिक्कत है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। नो सर। नहीं तुम लोगों को दिक्कत नहीं, मैं तो, हाँ भाई आगरा सेंटर, कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, नोएडा डन है, डन कर दो, डन या ठीक है, ठीक है, ठीक है। इंदिरापुरम बच्चों कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो बाकी सब तो ठीक है, घर से पढ़ रहे हैं तो उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक दिन बस सैटरडे उसे, और अपन ऐसा नहीं करेंगे कि डाउट नहीं लेंगे, आधा घंटे का डाउट टाइमिंग वो 2 बजे से लेकर अपन 2:30 बजे तक ले लेंगे या 2:40 तक ले लेंगे, और उसके बाद थ्योरी स्टार्ट करेंगे। सर हमने जो साइन एक्स पावर 5 पे क्वेश्चन किया था, उसके बाद आपने कुछ इंपॉर्टेंट बताया क्या अभी? साइन पावर 5 वाली किया बस, उसके बाद नहीं बताया। ठीक है सर। हाँ अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रेशन थोड़ा फास्ट खत्म हो गया। नहीं एक्चुअली अब नहीं, क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन को इतना ही टाइम लगना था, इनडेफिनेट हमने बहुत लंबा चलाया। इंडेफिनेट में इतने लेक्चर नहीं थे हमारे पास जितना लंबा हमने चलाया। इंडेफिनेट कितने लेक्चर चला, कुछ अंदाजा? 15 तक चला होगा शायद है, 11 लेक्चर चला। हाँ तो हमारे पास, मेरे को जो अलॉटेड थे 7 या 8 लेक्चर ही अलॉटेड थे, शायद 8 लेक्चर मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं मिलते। अब लेकिन इतने क्वेश्चन नहीं करते तो रिलैक्स नहीं आता दिमाग में, बहुत क्वेश्चन करे हैं, उसके बाद बावजूद भी कुछ लोगों को दिक्कत आती होगी और दिक्कत आती रहेगी, कोई बात नहीं है। π³/128, ठीक है आयुष। डेफिनेट तो उसी तरीके से खत्म हो रहा है जितने लेक्चर में खत्म होना चाहिए, और डेफिनेट कल भी अपन थोड़ा बहुत, मतलब सैटरडे के दिन भी हम थोड़ा बहुत क्वेश्चन लेंगे इसके, और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के प्रीवियस ईयर तब करेंगे जब थोड़ा खत्म हो जाए। अब 2 चैप्टर बचे, जिसमें से एरिया अंडर का 3 लेक्चर का ही है, 3 ज्यादा या 4 गया बहुत बड़ी बात है, और डिफरेंशियल इक्वेशन भी 4 से 5 लेक्चर में खत्म हो जाता है। तो अपन इस महीने खत्म कर देंगे पूरा कैलकुलस, और हम वेक्टर पे होंगे, वेक्टर स्टार्ट होगा इसके बाद, मतलब कैलकुलस के बाद। वेक्टर 3D से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं भाई, है ना, ध्यान रखना। इसके बाद जो चैप्टर शुरू होंगे कैलकुलस के बाद, किंग लगाएं, एक्स हटाना है, पहले किंग लगाना पड़ेगा जिससे एक्स हटे, π/2 - x, ये हो जाएगा। कुछ गलती है यार क्वेश्चन में, रुको। हाँ कुछ गलती है, ये यहाँ पर सेम होनी चाहिए थी सर। हाँ यहाँ पर पाए है, हाँ सर पाई होना चाहिए। हाँ गलती हुई है, तुम्हारी गलती नहीं है ये क्वेश्चन में, मैं अपनी तरफ से गलती मानता हूँ, टाइपिंग
गड़बड़ है, इट इज पाई माइनस एक्स। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा इसे, अब क्या बताना है, आप लोग बना ही लेंगे। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग बना लेंगे, अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ भाई, ये जो आखिरी के हैं ये बहुत रेयर क्वेश्चन है, मतलब कभी पूछ लिए जाए बड़ी बात है, लेकिन ये कहना चाहिए कि डेफिनेट इंटीग्रेशन का ये जो पार्ट है, एंडिंग का जो पार्ट है, ये एडवांस में बहुत रेयर आते हैं। एक आध जगह कभी क्वेश्चन आते हैं तो अच्छे आते हैं, लेकिन रेयर आते हैं। लेकिन जो ये रेयर आते थे, ये जेई मेंस वाला यूज करने लगा, पता नहीं क्यों। इस बार जेई मेंस में एस्टिमेशन का क्वेश्चन आया था, एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एंड जनरल इनइक्वालिटी इन इंटीग्रेशन। आपकी बुक में के प्रॉब्लम के सारे सॉल्यूशन आपने चैनल पे डाल दिए हैं या लिमिटेड हैं सर? अभी मैं सॉल्यूशन लगातार बना रहा हूं, जैसे फंक्शन का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, अब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का भी 2 या 3 दिन में सारा एक साथ डल जाएगा, ऐसे 2-3 दिन में लिमिट का डल जाएगा। ऐसे करके सितंबर एंडिंग तक कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा उसमें चले जाएं, और कुछ छोड़ नहीं रहा हूं। मेरी बुक में जितने भी क्वेश्चन है सबके सॉल्यूशन डाल रहा हूं बेटा, जिससे किसी को, तुम्हें किसी और चीज में तकलीफ हो सकती है, किसी को किसी और चीज में हो सकती है। और अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आ जानी चाहिए, अलजेब्रा की बुक भी आ जाएगी, तो आपको उसमें 11th वगैरह का भी मिल जाएगा और फिर 12th का भी मिल जाएगा आगे। हाँ भाई, अब इसमें काम क्या है, इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं? कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो सकते हैं जिनके हम आंसर नहीं निकाल सकते। डेफिनेट इंटीग्रेशन, मान लो 0 से π/4 के बीच में हमसे कह दे sin x की पावर 11/4 dx, मतलब ऐसा कुछ बोल दे, 0 to π/4 में sin x की पावर 11/4 dx। तो हम इसकी ना तो हम इंटीग्रेशन से आंसर निकाल सकते हैं इसका, ना डेफिनेट इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इसकी रेंज निकालते हैं, एक एस्टिमेशन निकालते हैं कि इसकी जो आंसर आएगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो किन दो वैल्यू के बीच में होगी। हमें नहीं मालूम है एग्जैक्ट क्या होगा, लेकिन किन दो के बीच में हो सकती है, ये हम निकालते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशन। अब एस्टिमेशन कई तरीके से किया जाता है, इसका कोई फिक्स तरीका नहीं है, लेकिन जो भी एक फंडामेंटल फिक्स तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, जरा सुनिएगा सब लोग। वैसे कोई फिक्स मेथड नहीं है इसका, लेकिन जो भी फिक्स मेथड बने हैं, जो मैं पिछले 20-22 साल से जो मैंने कलेक्शन किया है और उससे जो मैंने नतीजे पे पहुंचा हूं, वो मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है a to b fx dx। ठीक है, अब मैं सोचता हूं इसमें क्या क्या केस बन सकते हैं, और इसका हम डेफिनेट इंटीग्रेशन से आंसर नहीं निकाल पा रहे, हमें इसकी इनइक्वालिटी, इसका इंटरवल निकालना है। तो मैं ऐसा बोलता हूं कि ये जो है, मान लेते हैं कि फर्स्ट केस, इफ fx इज इंक्रीजिंग इन x बिलोंग्स टू a to b। हमने पहले मान लिया कि हमने चेक कर सकते हैं ना, अरे fx जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव करके देख लेंगे, a से b के बीच में फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, ये तो आता है ना भाई सबको, हमने सीखा है। ठीक है, तो अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है, ऐसा मान लेते हैं a से b तक, तो बोला जाएगा कि a पर ये जो हाइट है ये f ऑफ a होगी, और b पर ये जो हाइट है ये f ऑफ b होगी। ठीक है, अब ये बिलो, अगर ये नीचे जा रहा होगा तो वो नेगेटिव में होगी और कुछ नहीं होगा, तो लोअर लिमिट जो आएगी वो नेगेटिव में आएगी। फिलहाल मैं जो ज्यादातर केस पॉजिटिव के मैंने देखे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। अब मैंने ये कहा कि ये जो कर्व चल रहा है, अगर ये इंक्रीजिंग है, तो अगर मैं लोअर लिमिट से एक रेक्टेंगल बना दूं, समझना जो लॉजिक है इसके पीछे का, लोअर लिमिट से एक रेक्टेंगल बना दूं, तो तुम्हें भी पता है कि अगर a पर f ऑफ a दिया है और ये फंक्शन, ये कर्व फंक्शन का है fx का, तो अगर ये थोड़ा सा भी इंक्रीजिंग है तो ये हॉरिजॉन्टल तो नहीं जाएगा। इससे इसका जो एरिया, हमें पूरा ये वाला एरिया निकालना है, ये पूरा एरिया निकालना है, तो जो एरिया होगा वो इस रेक्टेंगल के एरिया से थोड़ा ज्यादा ही होगा। एग्री है क्या? मतलब कम से कम ये ऐसा तो जाएगा ना, अगर ये इंक्रीजिंग होगा, अरे ऐसा तो जाएगा अगर फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट से जो रेक्टेंगल बन रहा है उसके एरिया से इसका एरिया ज्यादा होगा।
और जो अपर लिमिट है उसका जो रेक्टेंगल बन रहा है उसके एरिया से इसका एरिया कम ही होगा। मतलब ये अगर इंक्रीजिंग ऐसा हो गया कॉन्केविटी डाउन वाला, तो भी ये ऐसे जा सकता है इंक्रीजिंग। अगर ये इंक्रीजिंग कॉन्केविटी डाउन में हुआ तो ये ऐसे जाके ऐसे नहीं होगा, ऐसे ही जाएगा। तो मतलब जो रेक्टेंगल लार्ज लिमिट से बन रहा होगा उससे कम होगा। क्या ये समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। तो अगर हम रेक्टेंगल, इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें, क्या होगा? ये लेंथ होगी b माइनस ए और हाइट कितनी है एफ ऑफ ए। और बड़े ट्राइंगल का, बड़े रेक्टेंगल का एरिया निकाल लें तो विड्थ वही रहेगी, हाइट होगी एफ ऑफ बी। तो मैं कह सकता हूं कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो है वो किससे बड़ा होगा? इस रेक्टेंगल के एरिया से, मतलब b माइनस ए इंटू एफ ऑफ ए, इससे बड़ा होगा। और किससे छोटा होगा? b माइनस ए इंटू एफ ऑफ बी। सिमिलरली अगर फंक्शन डिक्रीजिंग होगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, लेकिन लिमिट ऐसी बनेगी। अरे समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब मैं ऐसा बना दूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया, मान लो ऐसा है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये ए था, ये बी था, वो तो आप देख लेना कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। एफ ऑफ ए, ये एफ ऑफ बी। तो अभी भी विड्थ होगी b माइनस ए। अब इस बार एफ ऑफ बी ले लेंगे, तो अगर फंक्शन डिक्रीजिंग हुआ तो a टू बी, इफ सेकेंड केस एफ एक्स डिक्रीजिंग, अगर एफ एक्स डिक्रीजिंग हुआ तो a टू बी। सर ये हम सिर्फ उस इंटरवल में भी देख सकते हैं ना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग लिमिट के। अरे मैं तो तेरे से कह रहा हूं, तू कुछ भी मत करना, तू तो डिफरेंशिएशन करना और जीरो कर देना। फंक्शन हो अगर वो डेरिवेबल है, मतलब बॉक्स वगैरह नहीं लगा होगा जनरली उसमें, तो डिफरेंशिएट करके जीरो कर देना। उससे जो एक्स की वैल्यू आएगी, अगर वो ए और बी के बीच में आई तो मोनोटोनिक नहीं होगा, नहीं तो मोनोटोनिक होगा। तो कर लेंगे ना? हाँ। तो इस केस में जो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हुआ, जनरली क्वेश्चन बहुत सिंपल आए हैं जिसे आप आराम से बना पाए। ये होगा किसके? b माइनस ए एफ ऑफ बी से बड़ा होगा। ये इसमें हाइट b है और अपर हाइट एफ ऑफ ए है, b माइनस ए एफ ऑफ ए। लेकिन ये कब हुआ? जब फंक्शन मोनोटोनिक है, ठीक है। लेकिन अगर फंक्शन मोनोटोनिक नहीं होगा, एक और देख लें। अरे यार मैं क्वेश्चन भी आ गया, रुको, नोट करना है, एक मिनट। क्या बोल रहा है? नोट करना है सर। हाँ हाँ, मैं नोट करवा रहा हूं, ऐसा नहीं करूंगा, छोड़ रहा हूं। एक मिनट रुक जा, मैं एक्सप्लेन कर दूं ना, पूरा हो जाए उसके बाद नोट कर लेना। अब अगर फंक्शन नॉन मोनोटोनिक है, थर्ड एंड लास्ट केस, इफ एफ एक्स नॉन मोनोटोनिक, मतलब ऐसा चल रहा है ग्राफ मान लो ऐसा चल रहा है, या ऐसा भी जा सकता है, मिनिमा भी बना सकता है, मैक्सिमम भी, कोई एक केस ले रहा हूं, ठीक है। तो क्या होगा? आप डिफरेंशिएट करके जब जीरो करोगे तो x की वैल्यू आ गई, मान लो यहां पर c आ गई। ये a टू b के बीच में हमें एरिया निकालना था जो हम नहीं निकाल पा रहे, और मिनिमा आया c। तो इस बार कुछ नहीं है, अपन इस पे रेक्टेंगल बना लेंगे, ये हाइट f ऑफ c ले ली जाएगी। इस रेक्टेंगल का एरिया ये तो b माइनस ए ही रहेगा, और इसमें जो a या b पर जो भी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा होगा उससे समझ लेंगे। ये एफ ऑफ बी इस बार मैक्सिमम दे रहा है, तो हम कहेंगे ए टू बी एफ एक्स डी एक्स जो होगा वो किससे बड़ा होगा? लोअर लिमिट से, मतलब b माइनस ए ऑफ एफ ऑफ सी और b माइनस ए एफ ऑफ बी। वैसे इसका यूज आज तक हुआ नहीं है, ये वाले केस का यूज आज तक नहीं हुआ, उसकी बजाय कुछ और केस ले लिए जाते हैं। तो पहले आप ये लिख लें, है ना, ये लिख लीजिए बच्चों, सॉरी, हाँ लिख लें पहले। क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, एक हाथ क्वेश्चन समझा दूंगा। अरे बैठे मत रहो, लिख लो।
ऐसे बैठे रहने से अंदर नहीं जाता दिमाग के, ऐसा नहीं होता। सर मतलब हमें इन क्वेश्चनों में जाना ग्राफिकल मेथड से ही है। सब कुछ खत्म नहीं हुआ, आज टाइम हो गया, नहीं तो मैं तुझसे बोल रहा हूं ना कि इसका कुछ फिक्स केस नहीं है, लेकिन जितने भी फिक्स वैरायटी है वो मैं बता रहा हूं। अगर बहुत सिंपल क्वेश्चन आएगा ना जिसमें तू डायरेक्टली देख पाएगा, मतलब तुझे डिफरेंशिएशन भी नहीं करना पड़ेगा, तुझे डायरेक्टली दिखेगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, डायरेक्ट दिखता है। जैसे साइन एक्स की पावर मान ले वो कुछ भी दे देगा और तुझसे बोल दे 0 से π/4, तो तुझे पता है कि साइन एक्स की वैल्यू 0 से π/4 के बीच में इंक्रीजिंग होती है, तो तू उसी से बना लेगा। इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं, दो तरीके के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन और आए हैं, ठीक है, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। और ये आखिरी कंसेप्ट है और ये खत्म हो जाएगा, और उसके बाद रिडक्शन फार्मूला ऑन डिमांड, ठीक है, तो उसे अपन देखेंगे और फिर एरिया अंडर कर्व शुरू करेंगे। लिख लिया सर। ठीक है बेटा। हाँ, ये और लिख लें। हो गया सर। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन मैं छोड़ के जाऊंगा तो वहीं से शुरू करेंगे अपन। एक क्वेश्चन मैं समझा देता हूं। बड़े आगे। यस सर। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि π/4 to π/2 sin x पावर 10 dx, ठीक है। अब जैसे हमें पहले से बताया है कि भाई 0 से π/2 के बीच में sin x की वैल्यू इंक्रीज ही करती है। साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 से π/2 के बीच में, तो π/4 से π/2 के बीच में इंक्रीज ही होगा। तो अगर ये इंक्रीज होगा, जरूरी नहीं है साइन की पावर 10 का ग्राफ बनाना, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप तो लोअर वैल्यू, अगर आप π/4 रख रहे हो तो क्वांटिटी पॉजिटिव है, π/2 रखने पे भी पॉजिटिव है, तो ग्राफ अपने मन से कैसा भी बना दो, कोई जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट कर्व बनना चाहिए। ये π/4 है, बस इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है देख लेना। π/4 π/2, π/4 पे हाइट कितनी है भाई, तो π/4 पुट कर लो, 1/√2 की पावर 10, इट इज 1/2 की पावर 5, इट इज 1/32, और π/2 पे कितना होगा 1, ठीक है, बस खत्म। तो π/4 से π/2 sin x to the power 10 dx लाई बिटवीन लोअर लिमिट, ये विड्थ कितनी है भाई π/4, तो π/4 इंटू 132 लेंथ इंटू विड्थ एंड अगेन लेंथ इंटू विड्थ, दिस इज 1। तो इसका रेंज आ रही है π/128 से π/4, यह आंसर है बच्चों। तो इसमें 3 वैरायटी है, एक वैरायटी मैंने आपको समझा दी, एक और वैरायटी मैं आपको समझाऊंगा, उस पर एक क्वेश्चन कराऊंगा, जेईई एडवांस में आया हुआ है, और एक वैरायटी और बताऊंगा कि अगर मान लो यहां पे पावर नहीं लगी होती, साइन एक्स लिखा होता और इंटू में एक्स लिख देता, या कुछ ऐसा गंदा सा बना देगा कोई भी ऐसा चीज, तो अपन कैसे बनाएंगे, ठीक है, उसे समझेंगे। ठीक है बच्चों, सब लोगों को समझ में आ रहा है? यस ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और मैं इसमें छोड़ के जाऊंगा, ठीक है, आप लोग बनाइएगा, 1-2 क्वेश्चन मैं छोड़ के जाऊंगा इनइक्वालिटी के,
सर तो ट्राई कीजिएगा। हाँ बेटा। एक क्वेश्चन में डाउट था सर, √1 प्लस √2 प्लस √3 जो जा रहा था सर 2√n तक, उस वाले में सर 2√n को सर √n प्लस √n में अगर हम ब्रेक कर लें तो फिर हम √n को अगर बाहर निकाल लेते हैं उसके अंदर से, तो वो √x प्लस 1 का इंटीग्रेशन बनना है मेरा। नहीं मैं नहीं समझा, √1 √2 वाला जो अपन ने क्वेश्चन किया था उसके बोल रहा है? यस सर। √1 √2 जो था उसमें 2√n था, अब क्या कह रहा है? 2√n को सर ब्रेक कर लिया सर √n प्लस √n में। हाँ तो सर √n को हम बाहर निकाल लेंगे तो 1 प्लस n हो जाएगा अपॉन n √n प्लस 1 है। ऐसे तो तू बहुत कुछ कर सकता है, ऐसे तो बहुत। देख ये जो है ये टर्म नहीं है, ये नंबर ऑफ टर्म्स दिखाने के लिए है और n इंफिनिटी पे जा रहा है, तो ये टर्म जो है वो इनफाइनाइट तक जा रही है। अब तू कहे कि सर ये ऐसा हो जाए, ये तू यही बोल रहा है मेरे ख्याल से, इतना मुझे समझ में आ रहा है कि 1/n हो गया ऐसा। यस सर। है ना, और फिर ये 0 हो जाएगा तेरे हिसाब से, तो उससे आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा ऐसा। तो 0 नहीं होगा सर, 1/n कॉमन निकाल लेंगे तो फिर √r/n प्लस 1 बन जाएगा, फिर उसको हम √x प्लस 1 बोल देंगे। अब इसमें और कुछ नहीं कर सकता, अब तू इसमें क्या करेगा? इसमें कुछ नहीं कर सकते अब। तो 1/n को कॉमन नहीं निकालना पूरे में सर, 1/n कॉमन निकाल लेंगे। अच्छा तू ऐसा बोल रहा है कि 1/n कॉमन निकाल लें तो ये √x प्लस 1 बोल दें ऐसा? यस सर। और 0 से 1 बना ले। यस सर। हाँ बेटा। बच्चे सुनाई दे रहा? नहीं स्कूल में यूज नहीं कर सकते। हाँ बोर्ड में, स्कूल में यूज नहीं करना। हाँ इससे क्या बोल रहा है फिर तू, क्या बोल रहा है इसमें, क्या कहना चाहता है? इससे आंसर नहीं आया। नहीं आएगा आंसर, क्योंकि ये जो अपन ने x लिखा, ये जो 1 है ये क्या √r में ऐड हुआ है? ये √r में ऐड नहीं हुआ बेटा। यस सर। अगर ये √r/n में ऐड हुआ होता तो फिर अपन करते, ये तो अलग से +1 अलग से लिखा हुआ है। ओके सर। ये फंक्शन नहीं बनता, कंफ्यूजन में मत आ। सिंपल से क्वेश्चन है, सिंपल से बनाए। ठीक है, मिलते हैं अपन। हाँ सर मैंने जब आपको पूछा ना कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है उसको क्रिटिकल पॉइंट कह सकते हैं, फिर आपने बोला था नॉट ऑलवेज, तो कौन कौन से केसेस में नहीं कह सकते उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और वो तो क्रिटिकल पॉइंट? कौन कौन से केस में नहीं कह सकते ये ज्यादा मैटर नहीं रखता कि कौन कौन से केस में नहीं कह सकते, कौन कौन से केस में कह सकते हैं उसको छोड़ के नहीं कह सकते। तो कौन कौन से केसेस में कह सकते हैं उसको? अभी यार दोबारा पूछ रहा है वही चीज तू। अगर कोई भी इंटरवल दिया हुआ है और उस इंटरवल में आपको क्रिटिकल पॉइंट बोल रहा है, तो जहां पर उस इंटरवल में ऐसे पॉइंट जहां पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा, जो उसके डोमेन में नहीं आ रहा है, वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है। जिस पे वो डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, मतलब फंक्शन किसी वजह से डिफाइन नहीं हो रहा है या डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, वो क्रिटिकल पॉइंट है। नॉन डिफरेंशियल 4 कॉर्नर दे रहा है क्योंकि फंक्शन का f'(x) डिफाइन नहीं होगा वहां पर। समझ रहा है ना? मतलब 3 ही टर्म है। पहला टर्म कि फंक्शन उस इंटरवल में फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, दूसरा f'(x) डिफाइन नहीं हो रहा है, और तीसरा अब वो किसी वजह से नहीं हो रहा हो। f'(x) हो सकता है 4 कॉर्नर दे रहा हो सकता है वो इंफिनिटी वाला केस बन रहा हो वर्टिकल टेंजेंट का, उससे हमें मतलब नहीं है। f'(x) अगर डिफाइन नहीं हो रहा, मतलब उसका डिनोमिनेटर अगर 0 हो रहा है या उसके डोमेन में वो डिफाइन नहीं है या शार्प कॉर्नर की वजह से डिफाइन नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। f'(x) अगर डिफाइन नहीं हो रहा, f(x) डिफाइन नहीं हो रहा किसी भी इंटरवल में किसी पॉइंट पे, तो वो क्रिटिकल पॉइंट है। और जहां f'(x) 0 हो रहा है वो भी क्रिटिकल पॉइंट है, और f'(x) 0 मैक्सिमम मिनिमम में हो रहा हो या उस पॉइंट पे मैक्सिमम मिनिमम मिल रहा हो नहीं मिल रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। -2 से 2 के बीच में अगर आप x³ ले रहे हैं, उसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, वो 3x² आ रहा है, x = 0 पर f'(x) 0 हो रहा है, तो 100% उस 0 को हम क्रिटिकल पॉइंट बोलेंगे। इसलिए नहीं कि वहां पे कॉन्केविटी, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का केस है, हमें यहां पे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में कोई मतलब नहीं है। f'(x) अगर 0 हो रहा है, दैट्स इट। इट मे बी एक्सट्रीमम पॉइंट, इट मे बी नॉट, बट f'(x) अगर 0 है
या एफ डैश एक्स नॉट डिफाइन है या एफ एक्स नॉट डिफाइन है किसी भी इंटरवल में, दे ऑल आर क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद। बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम।